टीवी का एंटीना ऐसा होता है, उस पे एक ऐसे डब्बा सा लगा होता है, ये यहाँ पे, तो इससे वायर निकल के कहाँ जाती है? फिर टीवी टीवी में टीवी में, टीवी में जा रही है। अब टीवी में जाने के कारण, टीवी में जाने के कारण, एक सेकंड बच्चों, इसको बंद कर, थोड़ी देर बाहर घूम ले, उधर बैठ जा बाहर। तो इसके इसके अंदर क्या हो रहा है, देखो ये वायर आपने देखा है, ये वायर को इमेजिन करो जो इस डिश के एंटीना से टीवी तक आ रही है। रिकॉर्डिंग ऑन हो गई क्या नहीं हमारी? होगी सर। यस सर। ठीक है ठीक है। हाँ, तो ब्लैक एंड व्हाइट, ब्लैक की होती है, कभी कभी व्हाइट होती है। अब इस वायर को किसने देखा है अंदर से? ये जनी मिली बारी। म्यूट कर लो बच्चों, आज मैं नहीं कर पा रहा था। देखो ये वाली वायर है, इसको अंदर से किस किसने देखा है कि इसके अंदर एक व्हाइट कलर का रहता है और उसके अंदर एक कॉपर की वायर यस रहती सर। है। तो इसको बोलते हैं, जो बिल्कुल अंदर रहती है ना, बिल्कुल अंदर इनके सबके, उसको बोलते हैं सिग्नल वायर। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, आप एप्लीकेशन बता रहा हूँ कि शील्डिंग का मतलब क्या है। अब देखना आप, ये जो प्लास्टिक का कवर है ना, इसके बाहर भी एल्यूमिनियम फॉयल जैसा एक कवर लगा रहेगा, है ना, थोड़ा मेटेलिक सा लगा रहेगा। वो क्या होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग करते हैं। क्यों? क्योंकि हमें जो एंटीना से टीवी तक आया उस सिग्नल को इंटेक्ट रखना है, मतलब उसमें तिरमिरे नहीं आने चाहिए। हम देख रहे हैं सास बहू का कोई सीरियल, हम देख रहे हैं डोरेमोन, पोकेमोन, जो भी देखते हैं हम सब लोग, तारक मेहता दा उल्टा चश्मा, तो वो सब जो है उसके बीच में तारक मेहता ही आना चाहिए, ना कि कोई और चीज आ जाए, या फिर ऐसे ऐसे मतलब डिस्टोर्शन ना आए। उस डिस्टोर्शन को प्रिवेंट करने के लिए भी हम क्या करते हैं, यहाँ पे ऐसे हल्की सी वो लगी रहेगी शील्डिंग, और ये मेटालिक शील्डिंग होती है। अब ये कंडक्टर हो गया बच्चों सिलेंड्रिकल शेप का, और इसके अंदर क्या हो गया फिर, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गया? जीरो। जीरो। भाई तो इसका मतलब हुआ कि बाहर से अगर कोई डिस्टरबेंस आ रहा है, बाहर से डिस्टरबेंस किस फॉर्म में आ सकता है? सोलर रेडिएशन, सोलर से भी निकलते हैं ऐसे रेडिएशन जो डिस्टर्ब कर देते हैं सिग्नल को, फोन की वजह से, या फिर किसी और एंटीना या किसी और स्ट्रॉन्ग सिग्नल की वजह से बाहर से आने वाले सभी डिस्टोर्शंस थे वो कट ऑफ हो गए, क्योंकि आपने इस वायर को एक सेल के अंदर, स्फेरिकल या सिलेंड्रिकल होलो मेटेलिक सेल के अंदर फिट कर दिया। चाहे वो कितना भी पतला हो, एल्यूमिनियम फॉयल जितना, उससे भी पतला हो, और भी पतला हो, 3 4 5 6 10 माइक्रोन का ही हो, तब भी इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग हो जाएगी। तो ये इस्तेमाल होता है टीवी के वायर में। ठीक है, दूसरी चीज क्या कर सकते हो, अपना फोन, इसको मिसयूज मत करना। बता दूं एक चीज, अगर फोन को नॉट रीचेबल करना हो तो क्या करोगे? क्या करोगे बताओ? इसी कंसेप्ट का यूज करना है, इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग का। बताओ बताओ। तो एरोप्लेन मोड में डाल सकते हैं। अरे इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग कहाँ हुई उसमें, शील्डिंग करो। क्या करोगे? स्कूल में कोई खाना ले जाता है तो हम कैसे ले जाते हैं? कोई कपड़े में लपेट के ले जाता है, कोई कागज में, और कोई फॉइल में, टिफिन में। और कोई किसी में भी नहीं लपेटता। मेरे जैसा कहता है टिफिन में रखो, क्या ही रखा है लपेटने में, खाएंगे मस्त। तो क्या करना, फोन को लेना और एल्यूमिनियम फॉइल के अंदर लपेट देना अच्छे से। तो अच्छे से जब आपका फोन जो है ये, इसको जब आप रैप कर दोगे, पूरा कवर हो जाएगा, तो ये सिग्नल छोड़ जाएगा सारे, मतलब इसके पास कोई भी सिग्नल नहीं आएगा। फिर दूसरे फोन से फोन मिलाना इस पे, या तो स्विच ऑफ दिखाएगा या नॉट रीचेबल दिखाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि सिग्नल था पर फिर भी गायब हो गया। तो ये क्या कर दिया, आपने फोन को इलेक्ट्रोस्टैटिकली शील्ड कर दिया, कि बाहर से आने वाले सभी इलेक्ट्रिक फील्ड खत्म कर दिए। और क्या कर सकते हो, लोहे की अलमारी में रख दो, लोहे की अलमारी भी। हाँ सो फॉइल वो जिससे रोटी कवर करते हैं। हाँ, वही वही एल्यूमिनियम का होता है ना। तो एल्यूमिनियम क्या होता है, आप सभी ने मेरे को बताया था, एल्यूमिनियम इज ए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो गुड कंडक्टर है, इसीलिए इलेक्ट्रिक फील्ड उसके अंदर नहीं होगा। अगर आप होलो उसका, होलो क्लोज्ड सेल बना लो उसका, तो क्लोज सेल का मतलब क्या है, लपेट दो ना फोन को, तो नॉट रीचेबल हो जाएगा। तो ये, या फिर लोहे की अलमारी होती है, गोदरेज की अलमारी जिसको बोलते हैं हमारे हरियाणा में। तो लोहे की अलमारी होती है ना, जिसमें ऐसे बीच में दरवाजा होता है, एक यहाँ पे हैंडल सा होता है, ऐसे से खुलता है, इसके अंदर रख दो फोन को, तो ये भी मेटालिक है। तो क्या होगा, अगर इसमें इधर से ज्यादा ज्यादा छेद नहीं है ना, तो यहाँ भी फोन नॉट रीचेबल हो जाएगा। तो ये क्या, इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग होती है, बहुत जगह पे इस्तेमाल होती है। और इसका एप्लीकेशन आपको बता दिया कि इस तरीके से आप इसको यूज या मिस यूज कर सकते हो। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं बच्चों।
ताकि आपको याद रहे कि कंडक्टर के अंदर क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड। अब ये याद नहीं रखना है कि इलेक्ट्रिक ये क्या होता है, क्या होता है, ये याद रखना है कि कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, 0। जीरो। इसीलिए ऐसा होगा, ठीक है। चलो ये ग्राफ आपको समझा दिया था कि इनवर्स स्क्वायर वेरिएशन है, आर जैसे बढ़ेगा उसके पावर 2 के हिसाब से ये घटता जाएगा। फिर ये क्वेश्चन हमने कर लिए थे। यस यस आया ना, सर। हो गया, ठीक है। ये होमवर्क दिया होगा, दिया किसी ने? ये क्वेश्चन कितने बच्चों ने किया, होमवर्क दिया होगा मैंने? बोलो भाई बोलो। चलो अब, हाँ क्या हुआ? सर क्या बोला आपने? सर क्या क्वेश्चन दिया आपने करने के लिए? ना ना, होमवर्क दिया था पिछली क्लास में, ये कर लिया था ये। यस सर। तो इसके यस बाद सर। ये होमवर्क नहीं दिया था तुम्हें? यस सर। ये घर यस से सर करके किया ये। आना। चलो अब कर लेना, ठीक है, ये करना बहुत जरूरी है। यस सर। सर ये कर लिया है। क्या सर कर दिया है ये। कर लिया? कितने बच्चों ने कर लिया, हैंड करना है? अभी कम बच्चों ने किया है तो डिस्कस अगली क्लास में करेंगे। सभी लोग करो यार, ये क्वेश्चंस किस लिए दिए जाते हैं आप सबको, ये बताओ। हाँ जी, देखो केवल 8 ही बच्चों ने किया है और हम लोग तो बहुत सारे हैं। चलो अब जो सोचो छोड़ो इसको। कितने बच्चे अगली क्लास में करके आओगे, प्रोमिस कर रहे हो? जिनने कर लिया वो तो हाथ ऊपर रखो ही, जो इसमें और जुड़ जाएंगे वो हैंड रेज रखो, ताकि हम डिसाइड करें कि अभी डिस्कस करना है। ठीक है, आप सब लोग करके आना, जितने बच्चों ने हैंड रेज किया ना, तो वो सभी इसको करके आना अगली क्लास में, फिर डिस्कस करें, ठीक है। चलो कर लो हाथ नीचे। तो ये आपको गृह कार्य दिया जाता है, इसको आप करके आना। नोट्स शेयर्ड ही है, अटेम्प्ट कर लेना भाई। सॉल्यूशन इसमें दे रखा है, एक बार पढ़ना, समझ आए तो बहुत अच्छी यस बात, सर। ना समझ आए तो और अच्छी बात, पूछ लेना पूछ। तो और अच्छी बात है, मैं समझा दूंगा, ठीक है। चलो यस सर। अब हम स्टार्ट करते हैं एकदम नए टॉपिक से, नूतन विषय से, इसको बोलेंगे कैपेसिटर। चलो अब इसमें यार कैपेसिटर के बारे में कुछ विशेष बातें कर लेते हैं। कितने बच्चों ने कैपेसिटर के बारे में सुना है या कैपेसिटर को देखा है? हैंड रेज करना। कितने बच्चों ने स्कूल में कैपेसिटर पढ़ा दिया है। स्कूल में पढ़ा दिया है? अच्छा, यस सर यस सर। और रियल लाइफ में कैपेसिटर कितने बच्चों ने देखा है? अच्छा, सही है, ठीक है। तो बताओ कौन हेल्प करेगा, व्हाट इज ए कैपेसिटर? वो बच्चे हैंड रेज रखो जो मेरे को कैपेसिटर के बारे में कुछ बता सकते हैं, फिर 2-4 बच्चों से पूछेंगे, फिर पढ़ाएंगे फॉर्मली सबको। जी रुशिल। सर कैपेसिटर का मोस्ट एग्जाम्पल हम फैंस में जो देखते हैं उसमें भी यूज होता है। कहाँ पे, कहाँ पे? फैंस में। फैंस में। मैंने मुझे सुनाई दिया प्लांट्स में, मैंने कहा यार प्लांट्स में बहुत गहरी बातें कर रहे हो। वैसे होता हर जगह है, कैपेसिटर हर जगह प्रेजेंट होता है नेचर में। कैपेसिटर इज सो एविडेंट कि आप कहीं भी देखोगे, जहां भी थोड़ा बहुत डिफरेंस आया वही कैपेसिटर प्रेजेंट है, तो डिफरेंस और तो हर सर जगह। ये बेसिकली हाँ, बट मोटा फोर मोटी बोल रहे हो कि फोर कैपेसिटर को पंखे में देखा है आप। प्रीति बताओ। सर एक कैपेसिटर इज टू टर्मिनल इलेक्ट्रिक डिवाइस होता है जो एनर्जी की फॉर्म में स्टोर होता है इलेक्ट्रिक चार्ज में। ठीक है, भूली भूली क्या बोलते हैं, बहकी बहकी सी डेफिनेशन है, पर ठीक है, आप बता रहे हो जो चाह रहे हो, मैं समझ गया। इसको थोड़ा और रिफाइन करेंगे ना, तो पढ़ेंगे तो ध्यान से सुनना डेफिनेशन। बात आपकी सही है, ढंग से बता नहीं पाए बस, कोई नहीं, शाबाश। ओके, पारुल। जिन बच्चों को भी है ना कैपेसिटर के बारे में थोड़ा भी कुछ भी पता है, कहीं देखा हो कैपेसिटर को घूमते फिरते इधर उधर, बता सकते हो, है ना? तो बताओ, पारुल बताओ बच्चे।
it is you. क्या बताया पारुल की आवाज नहीं आई बच्चे, फिर से एक बार रिपीट करेंगे? सर कैपेसिटर एक डिवाइस होता है जिसमें हम चार्ज और इलेक्ट्रिक मतलब कैपेसिटर में चार्ज और इलेक्ट्रिक एनर्जी स्टोर होती है और उसे हम जो हमारा Q इक्वल्स टू सी भी लिखते हैं, और जहाँ सही है पे सब। जो Q इक्वल्स टू सी भी है। हाँ हाँ बोलो बोलो। सर अरे म्यूट जहाँ मत Q किया करो, जो इक्वल्स टू बच्चा सी देखो भी है, सुनो, वो जो जो बच्चा सी है बोलता रहे वो बोलता रहो। हमारी सी जो है वो सी है वो क्या है? कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस है, चार्ज अच्छा, जो जो इशू इन बच्ची को आ रहा है, देखो स्क्रीन पे मैसेज आ रहे हैं बार बार। आपको भी इशू आ रहा है क्या वॉइस में, वीडियो में, या ज्वाइनिंग में, या ड्रॉप हो रहा है क्या? लग तो नहीं रहा यार ऐसा। नो सर। टोनी को इशू है भाई। बेटा जिनको इशू आ रहा है मैसेज कर देता हूँ फोन से कि आप कर सकते हैं। इंटरनेट का एक बड़ा इशू है हिमाचल में, ये भी है यार। तो आपने बोला कि कैपेसिटर एक ऐसा डिवाइस है जिसपे हम लोग चार्ज और इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोर कर सकते हैं, है ना? Yes. ठीक है नवप्रीत। A capacitor which is used to store the charge. ठीक है दीक्षा। Ability of conductor to store electric charge. सही है हीना भारद्वाज। शगुन। अच्छा आपको आपको कुछ अलग पता है तो बताओ। ठीक है Insulator. तो यार मैं हेडफोन ही लगा ले। सो कैपेसिटर इज अ डिवाइस जो स्टोर करता है लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। Sir, a capacitor is a device for storing a large quantity of electric charge. तो आप बोल रहे हो कैपेसिटर इज अ डिवाइस दैट स्टोर्स लार्ज अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। सही हाँ। बात। चलो सब लोग हाथ नीचे कर लो, अब देखते हैं कैपेसिटर होता क्या है और कैपेसिटर कहाँ कहाँ पाया जाता है। अच्छा, बड़ा इशू आ जाता है एक डिस्प्ले पे ऐसे बार बार पलट करो। तो कैपेसिटर कहाँ पाया जाता है? आपने बोला कि फैन में। सबसे पहली बात ही आई। फिर उसके बाद जो वर्ड्स आपने मुझे बताए ना वही एक बार लिख रहा हूँ, देन फिर मैं आपके पास एक एक शब्द करके आता हूँ। ठीक है, पहला है कि टू टर्मिनल। दूसरा स्टोर्स चार्ज। कुछ गलत लिखो तो बच्चे तुरंत टोक देना है ना, अनम्यूट करके बताना नहीं सर आप गलत बता रहे हो। स्टोर्स चार्ज और क्या था भाई? इलेक्ट्रिकल एनर्जी। और क्या बताया था? बस यही था। तो और भी था क्या कुछ बताएं? बच्चों बताओ अगर कुछ मिस हो रहा है तो। इक्वल्स टू सी वी ये भी बोला था किसने, चलिए उसको तो बाद में देखेंगे। और भी था क्या कुछ जो मैं मिस कर रहा हूँ? ठीक है। सर ये नॉन मीडियम से सेपरेट होता है, इससे कौन से मीडियम से? नॉन कंडक्टिंग मीडियम से। ठीक। रिलेटिंग। मतलब मेन बात हो गई कि जो चलो मान लेते हैं कि अभी पैरेलल प्लेट या फिर नॉन मीडियम, नॉन कंडक्टिंग मीडियम टर्मिनल्स ही बोली ठीक है अभी के लिए। और एक बोला किसी ने कि लार्ज अमाउंट ऑफ चार्ज। ठीक है चलो एक एक करके इन सबको देखेंगे, पर इससे पहले मैं आपको थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन दे देता हूँ एक्चुअली हम इस मॉड्यूल में क्या क्या करने वाले हैं। ठीक है, तो भाई सबसे पहला सर्वप्रथम हमारा टॉपिक होगा बिहेवियर ऑफ कंडक्टर इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड, कि एक करंट कैरिंग कंडक्टर या फिर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी किसी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में कैसा बिहेव करता है, सबसे पहले ये देखें।
फिर देखेंगे इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस क्या होता है और इसकी क्या जरूरत है, क्या एप्लीकेशन है, उससे इर्द गिर्द की सारी कहानी, ठीक है। कैपेसिटेंस ऑफ आइसोलेटेड स्फेरिकल चार्ज, स्फेरिकल चार्ज होगा, आइसोलेटेड होगा। स्फेरिकल मतलब क्या होता है, ऐसा गोलाकार, और चार्ज कंडक्टर है, सॉरी स्फेरिकल कंडक्टर है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, और आइसोलेटेड है मतलब ये अपने सराउंडिंग से इंटरेक्ट नहीं कर रहा। फिर प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटेंस देखेंगे, फिर स्टडी करेंगे एक चीज होती है पैरेलल प्लेट कैपेसिटेंस, स्कूल में आप सभी पढ़ चुके होंगे, फिर भी यहाँ अच्छे से पढ़ेंगे, तो ये भी है, जिनका उधर मिस हो गया होगा तो यहाँ कर लेना, बट डेरिवेशंस पे अभी कम फोकस करेंगे, मैं लास्ट क्लास में बता भी चुका है ना। फिर देखेंगे सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर, इन पे बहुत सारे क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं। उसके बाद Yes, sir. एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर, एनर्जी क्या होगी स्टोर कैपेसिटर में, वो देखेंगे। फिर पोलर एंड नॉन पोलर मीडियम्स के अंदर क्या मीडियम भरना है डाइलेक्ट्रिक से पहले, पहले ये देखेंगे पोलर क्या होता है, नॉन पोलर क्या होता है, फिर देखेंगे डाइलेक्ट्रिक्स क्या होते हैं, फिर इफेक्ट ऑफ डाइलेक्ट्रिक्स, तो आप बोल रहे थे ना नॉन कंडक्टिंग, तो नॉन कंडक्टिंग यही होता है डाइलेक्ट्रिक, किसमें भरेंगे, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, पहले ये पढ़ चुके होंगे तब अच्छे से समझ आएगा। तो जिनको पता है तो ये क्या होता है, दो पैरेलल प्लेट होती है, उनके बीच में नॉन कंडक्टिंग मीडियम इधर भर देते, बस वही कहलाता है कैपेसिटर। ना भी भरे तब भी कोई दिक्कत नहीं है, फ्री स्पेस या फिर एयर इटसेल्फ इज अ नॉन कंडक्टिंग मीडियम। फिर वेंडी ग्राफ जनरेटर एक तूफान चीज होती है, वो भी पढ़ेंगे, उसके थोड़ा बहुत वीडियो देख लेंगे टाइम मिला तो ये देखिए, ठीक है। अब देखो बच्चों, सबसे पहले क्या बता रहा था मैं, इसमें हाँ, यहाँ पे मेन टारगेट क्या रहेगा ना, क्वेश्चंस करने का, सीरीज कॉम्बिनेशन एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स का, ठीक है। तो अब इसमें देखो कि जो कैपेसिटर है उसके क्वेश्चंस आप सबने लगाए होंगे, है ना, जब स्कूल में किया होगा तो पैरेलल Yes, सीरीज sir. कॉम्बिनेशन के क्वेश्चन लगाए होंगे, ठीक है। तो पैरेलल में तो सबको पता है, देखो ब्रीफली बता रहा हूँ, आप सबको आइडिया है ही इसलिए बता दे रहा हूँ। ये वाला क्या कॉम्बिनेशन कहलाता है, ठीक है। अब इसमें कैपेसिटेंस का जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है वो कैसे निकल रहा है, मान लो अगर ये C1 है और ये C1 है, हाँ 1/C1 plus 1/. सर C1 plus C2 होगा। C1 plus C2. वो फॉर्मूला रेजिस्टेंस में यूज होता है जो आप बता रहे हो, और कैपेसिटर में रेजिस्टेंस का उल्टा वाला फॉर्मूला है, ठीक है। Yes, sir. Plus C2. Yes. तो यहाँ पे ये C1 है और C2, ये कौन सा कॉम्बिनेशन है, Series. आप इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कैसे निकालोगे, 1/C plus 1/C2. 1/C1 upon 1/C2 plus 1. ठीक है। 1/C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1 प्लस C2, ठीक है, 1/C2। अब देखो ये तो समझ आते हैं, ये सब लोग कर लोगे, ये सब लोग कर लोगे। अगर ऐसा फर्जी सा क्वेश्चन आ जाए, कर लो क्या करोगे। अब ये ना पैरेलल है ना सीरीज है ना कुछ है, पैरेलल हो गया सर क्या, पहले से हम पैरेलल हो गया सर ये तो पैरेलल ड्रॉ हो गया। यस सर इसमें कुछ और कॉम्बिनेशन, इधर मान लो इधर एक और कैपेसिटर डाल दिया, अब क्या होगा, हो गया सर ना, हम पहले सीरियल वाइज निकालेंगे, पहले पैरेलल या मतलब जो जो कॉम्बिनेशन होगा निकल जाता है, देखो कई बार निकले, इसमें नहीं निकाल पाओगे, ऐसे में नहीं निकाल पाओगे, ये तो खैर शंटिंग होगी इसकी, ये भी गलत है, बट आपको ना कई कई कॉम्बिनेशन दिखेंगे, जैसा कि जिन, अच्छा छोड़ो वो उसी टाइम देखें। कुछ क्वेश्चन आपने ऐसे देखे हैं जिन क्वेश्चंस के अंदर ना तो पैरेलल बन रहा हो ना सीरीज बन रहा हो, हमारा जो ये ज्ञान है ये घुटने टेकने लगता है, ये वाला, ये भी और ये भी क्वेश्चन देखे, एक बच्चे ने मेरे को भेजा भी था कि सर ये क्वेश्चन करवा दो, यस सर देखे वैसे वाले क्वेश्चन, उनमें क्या होता है पैटर्न होता है, तो हम सभी के सभी पैटर्न देखेंगे कि उनको रिकॉग्नाइज करना है कि जैसा क्वेश्चन आपको दिखाई दे उसका डायरेक्ट तरीका होता है, वो तरीका ही रट लेंगे कि ताकि ज्यादा दिमाग लगाना ही ना पड़े, पेपर में अगर Yes, वैसे sir. सब कुछ दिख जाए तो तुरंत कर लें। तो हमारा मेन फोकस इन वाले क्वेश्चंस पे बहुत ज्यादा रहेगा, क्योंकि ये क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में, सभी कहीं आते हैं, बोर्ड में ले लो, किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम में ले लो, तो इसको भी पढ़ेंगे। एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर, उसके भी क्वेश्चन आते हैं, वो हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो अब बिफोर प्रोसीडिंग एनी फर्दर आप मेरे को एक दो चीज बता दो। अब आज का जो है ना, हमारे पास कितना टाइम बचा हुआ है, हमारे पास बचे हैं 19 मिनट। इस 19 मिनट में हम लोग ये वाला पार्ट पूरा कर लेते हैं, बिहेवियर ऑफ कैपेसिटर इन इलेक्ट्रिकल फील्ड। तो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में कैपेसिटर कैसे या कंडक्टर कैसे बिहेव करता है वो डिस्कस करेंगे, ठीक है।
तो ये तो आपको बता दिया कि ये सब क्वेश्चन आप कर पाओगे। अब बढ़ते हैं आगे। इलेक्ट्रिक फील्ड में कैसे बिहेव करेगा एक गुड कंडक्टर। तो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है, आपको मैंने बताया हुआ है कि गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी के अंदर क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है। दे शुड हैव फ्री क्या होना इलेक्ट्रॉन्स। चाहिए, फ्री इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। तो फ्री इलेक्ट्रॉन एक गुड कंट्रीब्यूटर है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी या फिर हीट का। हीट का एक कोई भी मटेरियल हीट को अच्छे से कंडक्ट कर पाएगा, इलेक्ट्रिसिटी को अच्छे से कंडक्ट कर पाएगा अगर उसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स की संख्या बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो गुड कंडक्टर्स की यही एक प्रॉपर्टी है। अब इसके बारे में अगर हम डिस्कस करने लगे तो आप मुझे बताओ कि गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी के कुछ एग्जांपल बता दो। व्हाट आर, हाँ पहले पढ़ चुके ना हम दो, ये एग्जांपल आप सभी बता चुके थे। कॉपर, सिल्वर, एल्यूमिनियम, सिल्वर, सिल्वर, गोल्ड, गोल्ड, प्लेटिनम, ग्रेफाइट, ग्रेफाइट, और बताओ, आयरन, स्टील। स्टील, तो इन सब में एक चीज कॉमन आ रही है, एक्सेप्ट ग्रेफाइट सभी के सभी क्या है, मेटल, मेटल्स है। और ग्रेफाइट क्या होता है, नॉन मेटल, मेटल, अरे भाई तुम पढ़ते हो एलोट्रोप, कार्बन, कार्बन का एलोट्रोप होता है, एलोट्रोप। मतलब कार्बन का भाई होता है, चचा होता है, ताऊ कुछ भी मान लो, ठीक है, कार्बन के रिश्तेदार हैं। बाकी सभी मेटल्स हैं। तो मेटल्स हैं, इनके अंदर इलेक्ट्रॉन्स होंगे। और फ्री इलेक्ट्रॉन्स के बारे में एक चीज और बताई थी, इलेक्ट्रॉन क्लाउड। कितने बच्चों को याद है, ऐसे बताओ, यस करके बताओ, तुम्हारे हाथ में दिख रहे हैं। इलेक्ट्रॉन क्लाउड कितने बच्चों को याद है ना। यस इलेक्ट्रॉन्स, ये मान लो कोई मेटल का डब्बा है, इसके अंदर क्या होंगे, एटम्स होंगे, और एटम्स में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन एक साथ होंगे। तो आप, ये ऐसा है जैसे बादल के अंदर वाटर ड्रॉपलेट्स होती है। अब जब बाहर से कोई चार्ज लेके आ रहे हो, कोई भी बाहर से एक्सटर्नल चार्ज लेके आ रहे हो, तो क्या आप इसमें इंडक्शन करा सकते हो। बाहर से पॉजिटिव चार्ज ले आए तो इसके लेफ्ट पार्ट में इधर इधर क्या होगा, नेगेटिव इकट्ठा हो जाएगा, नेगेटिव, और इसके अपोजिट में क्या इकट्ठा हो जाएगा, पॉजिटिव, पॉजिटिव। तो ये हमने ये क्या था, मेथड ऑफ चार्जिंग बाय इंडक्शन। इंडक्शन वाले में ये मेथड चार्जिंग नहीं हुई बट इंडक्शन हो गया, इंडक्शन ऑफ चार्ज। पॉजिटिव ने नेगेटिव को अट्रैक्ट किया, और क्योंकि मेटल में इलेक्ट्रॉन्स फ्रीली मूव कर सकते हैं, तो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन जो जितने भी इसने अट्रैक्ट किए वो इधर इकट्ठे हो गए लेफ्ट साइड में, और राइट साइड में इलेक्ट्रॉन्स की कमी की वजह से पॉजिटिव चार्ज जैसा महसूस हो रहा है। तो ये आपका हो गया, समझ आ गया। तो इतनी कहानी सबको याद है। अगर इसमें डाउट है तो एक बार हैंड रेज करके पूछ लो, या अनम्यूट करके सीधा पूछ लो। इन सब के ऊपर हम बिल्ट अपॉन करेंगे कि कंडक्टर्स क्या होते हैं, हमने समझाया। कंडक्टर्स के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये समझाया। और फ्री इलेक्ट्रॉन्स को बाहर से अगर चार्ज दोगे तो वहां पे चार्ज को इंड्यूस किया जा सकता है, ये समझाया। ठीक है, अब मुझे बताओ कि इतनी कहानी में अगर किसी को डाउट है तो बताओ। हाँ पूछ लो, unmute करके पूछ लो। नो सर, ठीक है, अब देखो एक एक करके प्रॉपर्टीज देखेंगे बिहेवियर ऑफ कंडक्टर। कंडक्टर की बाहर के एक्सटर्नल यानी एक्सटर्नल इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड में क्या क्या प्रॉपर्टीज आएंगी। सबसे पहले देखो, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इन द इंटीरियर ऑफ द कंडक्टर इज जीरो। आज ही पढ़ी है, शेल था, बाहर से कितना भी चार्ज है अंदर क्या है, जीरो, ये प्रॉपर्टी तो हमने पढ़ ली, तो इसी को हम लिख देंगे, बाहर से कितना भी इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाए जीरो। ऐसा क्यों होगा ये भी जान लो, ये भी जान लो कि ऐसा होता क्यों है। बाहर से आया इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सटर्नल, तो उसने क्या किया, देखो अब मैंने आपको जब बताया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड होता है तो पॉजिटिव से चला होगा और नेगेटिव की तरफ क्या होगा, तो ये पॉजिटिव चार्ज इधर नेगेटिव चार्ज खींच लेगा अपनी तरफ, तो पॉजिटिव विल अट्रैक्ट नेगेटिव, और यहाँ नेगेटिव विल अट्रैक्ट पॉजिटिव। तो अंदर वाले पे देखो ऐसा कुछ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन आ जाएगा, ये नेगेटिव नेगेटिव इधर, पॉजिटिव पॉजिटिव इधर। तो अब अंदर भी एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, ईपी बोल नेगेटिव की दिया। तरफ, और जो बाहर वाला है उसके जस्ट अपोजिट एंड इक्वल इन मैग्नीट्यूड अंदर जनरेट होगा, और दोनों मिलकर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या कर देंगे, जीरो, जीरो। एक दूसरे को काट देंगे, एक इधर से आया एक इधर से आया, दोनों के चतुर ऐसे पिचक गए। क्या बोलते हैं, खान सर बोलते हैं ना कि चतुरवा ही पिचक जाएगा, तो उनके दोनों के चतुर्वे पिचक गए और क्या हो गया, दोनों जीरो हो गए। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड अ कंडक्टर इज जीरो। अभी पढ़ा था और उसी को ग्राफिकली भी देख लिया।
इसी की अंग्रेजी यहाँ लिखी हुई है, सब बच्चे पढ़ लेंगे, इसका अर्थ मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अब Yes, सेकंड sir. प्रॉपर्टी देखते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड जस्ट आउटसाइड द चार्ज कंडक्टर इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ द कंडक्टर। ये भी हम देख चुके, जब हम पढ़ रहे थे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, तो क्या बताया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड एमर्जेस परपेंडिकुलरली फ्रॉम अ चार्ज सरफेस, कि किसी भी चार्ज सरफेस से हमेशा क्या निकलेगा, परपेंडिकुलर निकलेगा। परपेंडिकुलर। और अगर नेगेटिव चार्ज के अंदर भी जा रहा है तो वहां भी जाएगा, तो नेगेटिव जो एंगल बनाएगा वो कितना आएगा, 90 डिग्री। तो यही सेकंड प्रॉपर्टी है कि इलेक्ट्रिक जो कंडक्टर है उससे इलेक्ट्रिक फील्ड निकले या उसमें समाये, वो कितने एंगल पे जाएगा, 90 डिग्री के एंगल पे जाएगा, ठीक है। अब देखो 90 पे अगर नहीं जाता तो क्या होता है, हम लोग ये सोचेंगे, अब प्रूफ कोई पूछे भाई ऐसा क्यों होता है, तो इसका प्रूफ ये है कि अगर 90 पे नहीं जाता, ये मान के चलो, और फिर उस स्टेटमेंट को गलत कर दो, तो अगर मान लो 90 पे नहीं जाएगा, वो स्टेटमेंट गलत है, तो इसका मतलब 90 पे जाएगा, है ना भाई, सही बात है, समझ पा रहे हो। मान लो मैं बोल दूं कि मैं कल स्कूल जाऊंगा और तुम मेरी स्टेटमेंट को गलत प्रूव कर दो, तो इसका मतलब क्या हुआ कि मैं स्कूल नहीं जाऊंगा, ऐसा ही है ना। तो अब मैं बोल रहा हूँ कि 90 डिग्री पे निकलेगा, तो अगर मैं ये एज्यूम करके चलूं कि 90 पे नहीं निकल रहा और उस स्टेटमेंट को गलत प्रूव कर दूं, तो फिर मैं डेफिनेटली बोल सकता हूँ कि इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा 90 पर ही इमर्ज होगा। देखो अगर 90 पे नहीं जाता, मान लो यहाँ पे जो एंगल बन रहा है ये वाला, दिस इज नॉट इक्वल टू 90 डिग्री, तो अब देयर विल बी सम कंपोनेंट जो इस एरिया के अलोंग आ जाएगा, देखना। एक तो एरिया के परपेंडिकुलर, यानी कि एन कैप डायरेक्शन आ गया परपेंडिकुलर टू दिस एरिया, और एक आएगा अलोंग द एरिया, दोनों ही परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, इसको रिजोल्व कर लिया। अब रेजोल्यूशन के बाद आप बोल सकते हो कि ये वाला जो कंपोनेंट है, ये जो अलोंग द एरिया आया, ये क्या करेगा, अगर यहाँ कोई इलेक्ट्रॉन होता तो उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड लगता, तो हमें पता है फोर्स इज इक्वल टू Q इंटू ई होता है। तो अब इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा है किसी चार्ज पे, इसका मतलब यहाँ पे फोर्स लगाएगा ना उस चार्ज के ऊपर ये इलेक्ट्रिक फील्ड, Yes, sir. उसको मूव करा देगा सरफेस के अलोंग, ये जो सरफेस है इसके अलोंग इसको मूव करा देगा। तो जैसे जैसे ये मूव करेगा, तो क्या आपको ऐसा नहीं लग रहा कि फ्री में बिजली बन गई, भाई चार्ज अगर मूव करता है तो क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट, और करंट से क्या कर सकते हो भाई, पंखा बल्ब सब जला सकते हो इलेक्ट्रिक करंट से। तो अगर अगर ये एमर्ज ही परपेंडिकुलर ना होकर किसी ऐसे एंगल पे होता तो फ्री की बिजली मिलती, या फिर फ्री में ये इलेक्ट्रॉन मूव करता रहता, ऐसा नहीं होता, इसलिए इसको बोलेंगे कि दिस थिंग इज नॉट पॉसिबल। तो इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा परपेंडिकुलर जाएगा। हमने ये प्रूव कर दिया कि परपेंडिकुलर नहीं जाएगा, ये बात गलत है, तो इसका मतलब कि परपेंडिकुलर जाएगा, ये बात सही है, ठीक है। इसी को इंग्लिश में इधर लिखा हुआ है, पढ़ लेंगे सभी लोग। थर्ड प्रॉपर्टी है, नेट चार्ज इन द इंटीरियर ऑफ द कंडक्टर इज जीरो। नेट चार्ज, अंदर कोई भी चार्ज प्रेजेंट नहीं हो सकता, ये आप सबको पता है, क्यों, क्योंकि लाइक चार्ज होगा वो रिपेल करेगा, और रिपेल कर आउटर मोस्ट सरफेस पर चला जाएगा, यही दूसरी प्रॉपर्टी है। और थर्ड प्रॉपर्टी को एक साथ देखेंगे, दोनों थर्ड फोर्थ को देखेंगे एक साथ समझ आएगी। फोर्थ क्या है, देखो, चार्ज ऑलवेज रिसाइड्स ऑन द सरफेस ऑफ द कंडक्टर। भाई अंदर जीरो होगा और तो कहाँ होगा, सरफेस ऑफ द कंडक्टर पे होगा। देखो एक चार्ज था Q, इसको मैं ट्रांसफर करूंगा इधर इस वाले कंडक्टर पे, ऑरेंज कलर का क्या है ये भाई, कंडक्टर है, कोई भी मेटेलिक ऑब्जेक्ट है, बॉडी है रैंडम शेप की लटकाई हुई है, तो इस चार्ज को मैं ले गया और इस पे ट्रांसफर कर दिया, तो जैसे ही ट्रांसफर किया ये आउटर मोस्ट सरफेस पे चला गया। ऐसा क्यों हुआ बच्चों, लाइक चार्ज था तो ये रिपेल करके कहाँ तक जाएगा, उतना भागेगा जितना भाग, आउटर मोस्ट और भागने की एक लिमिट है, वो कहाँ है, आउटर मोस्ट सरफेस, बिल्कुल किनारे पे जाके खड़ा हो गया कि अब बोलो अब तो भाई बाहर तो जा नहीं सकते, तो इतना ही दूर आ सकते थे, तो बस यहीं रुक जाएंगे, तो ये आउटर मोस्ट पे जाके स्कैटर हो गया। तो दैट इज व्हाई चार्ज ऑलवेज रिसाइड्स ऑन द सरफेस ऑफ द कंडक्टर, क्योंकि गुड कंडक्टर है और गुड कंडक्टर के होने की वजह से वो फ्री मोशन ऑफ द चार्ज को प्रमोट करता है या फिर अलाउ करता है, इसीलिए बाहरी सतह पर जाकर इकट्ठा हो जाएगा। तो इसका दूसरा मतलब ये भी हुआ कि इंटीरियर में क्या हो गया, चार्ज जीरो, या फिर अनबैलेंस चार्ज जीरो होगा। भाई देखो चार्ज तो होगा, पॉजिटिव प्रोटॉन्स पे होगा, नेगेटिव इलेक्ट्रॉन पे होगा, बट वो एक दूसरे के पास रहेंगे, एक दूसरे को न्यूट्रलाइज करके रखे होंगे। एटम तो हर एक ऑब्जेक्ट में होते हैं, आयरन होगा तो आयरन के एटम होंगे, या फिर सिल्वर गोल्ड प्लेटिनम जो भी बात करें उन सभी के एटम होंगे, तो उन एटम में प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के साथ साथ बैठे हुए हैं। तो हम बोल रहे हैं कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्लाउड डिस्टर्ब्ड नहीं है, इसका मतलब यहाँ पे कोई भी नेट अनबैलेंस्ड चार्ज नहीं है। इसका मतलब बोलेंगे कि यहाँ पे मोटे मोटे शब्दों में बोले या फिर ऐसे बोले चलती हुई भाषा में, तो नेट चार्ज यहाँ पे चार्ज नहीं। चार्ज कहाँ पे है,
आउटर मोस्ट पे। अनबैलेंस चार्ज कहाँ पे? आउटर मोस्ट। गुड, चले आगे। Yes, sir. यस सर। चलो, अब यही बातें लिखी हुई हैं, इन्हीं को सब लोग पढ़ लेंगे। गॉसियन सरफेस के नाम की चीज, अच्छा इसको प्रूव करने का तरीका भी है। ये जो हमने वहां पे पिछले किया था, गॉसियन सरफेस बनाओ, अंदर देखो चार्ज जीरो है, इसका मतलब क्या हो गया? इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है। क्यों? क्योंकि फाई इज इक्वल टू ई डॉट ds होता है। अभी आज ही देखा, चार्ज जीरो तो ई भी जीरो, Yes, sir. यही प्रूफ है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज कांस्टेंट फॉर द एंटायर कंडक्टर। एक कंडक्टर बॉडी है, कंडक्टर मतलब कोई भी मेटालिक बॉडी मान लो, तो उस पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल थ्रू आउट कांस्टेंट रहेगा। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल थ्रू आउट कांस्टेंट रहेगा। किसी बच्चे को इक्वी पोटेंशियल सरफेसेस की कहानी याद है जो हम पढ़ रहे थे? बताओ, Yes, sir. किसको याद है इक्वी पोटेंशियल Yes. सरफेस? सर सर पे हर एक पॉइंट अब बताओ अनम्यूट करके बता दो क्या होता था इक्वी पोटेंशियल सरफेस? सर उसके Sir, पे potential A surface on which Potential remain constant. अगर किसी चार्ज को इलेक्ट्रिक इक्विपोटेंशियल सरफेस पे मूव करना पड़े तो वहां पे क्या होता था? वहां पे ये बताओगे कि वहां पे वर्क डन करना पड़ता था कि कोई वर्क डन नहीं करना पड़ता किसी चार्ज को इक्विपोटेंशियल सरफेस पे मूव करने के लिए? वर्क डन होता है वहाँ पे। डन करना पड़ता था। वर्क डन करना पड़ता था? सर नहीं करना नहीं करना पड़ता था यार, बढ़ क्या है प्रोटेंस। तुम लोग इतने बच्चे ड्रॉप कैसे कर गए? कौन सी क्लास है ये? B47 थे और अभी कितने बचे? 35। चलो चलो फिर होगी भाई क्लास खत्म। चलो अब मैं नहीं पढ़ाऊंगा, ठीक है? चलो रिकॉर्डिंग कर देते हैं बंद।